हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत रेखा या बजट रेखा को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कीमत रेखा या बजट रेखा को समझेंगे कि कीमत रेखा किसे कहते हैं या बजट रेखा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें ये भी समझेंगे कि कीमत रेखा जो है किस प्रकार खिसकती है, उसका क्या खिसकने का कारण क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीदा जा सकता है। क्या कर रहा है? आई रिपीट, कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीदा जा सकता है। संयोग का मतलब क्या है? संयोग का मतलब है जैसे कोई दो वस्तु है X और Y। आपको उपभोक्ता के पास कोई आय है 10 पे, 20 पे, 50 पे, 100 रुपये, 2000, 5000, तो वह अपनी आय को जो है X और Y पर जो है वह खर्च करेगा। वह जो है अब X और Y पर वह कई प्रकार से खर्च कर सकता है। हो सकता है X की 10 इकाई ले, Y की 12 इकाई ले, उसी 5000 पे, मतलब 5000 है या 4000 है, 100 रुपये है या 200 है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो वह उसी 100 अमाउंट में कई संभावनाएं बन सकती हैं कि वह जो है X की 2 इकाई ले, Y की 5 इकाई ले, X की 6 इकाई ले, Y की 4 इकाई ले, X की 7 इकाई ले, Y की 8 इकाई ले। अब यह निर्भर करता है उसकी कीमत पर। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करिए कि कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है। तो कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीदा जा सकता है। हो सकता है कि आपको ये परिभाषा इसकी न समझ में आई हो, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग जो है और डीपली स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब चूँकि इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कीमत रेखा तालिका को स्टडी करना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कीमत रेखा तालिका को समझते हैं। अब आइए इस कीमत रेखा या बजट रेखा को इस तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, उसके पास 8 रुपया है और वह इस 8 रुपये को व्यय करना चाहता है। ठीक है, व्यय करना चाहता है किस पर? X पर और Y पर। और X की कीमत 2 रुपये है और Y की कीमत 1 रुपये है। ओके, Y की कीमत कितनी है? Y की कीमत 1 रुपये। अब देखिए, तो वह अपने 8 रुपये को X और Y को विभिन्न प्रकार से इन पर जो है वह व्यय कर सकता है। इसका कहने मतलब है कि X और Y की विभिन्न इकाइयों का उपभोग जो है वह कर सकता है इस 8 रुपये को व्यय करके। जैसे यहाँ पर देखिए X और Y वस्तु के ये विभिन्न संयोग दिए गए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट संयोग है। फर्स्ट में X वस्तु की 0 इकाई का उपभोग किया जा रहा है और Y वस्तु की 8 इकाई का। तो उसका टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है? X वस्तु की 0 इकाई मतलब कि X का उपभोग ही नहीं किया जा रहा है, और Y वस्तु की 8 इकाई का। तो यहाँ Y की कीमत कितनी है? 1 रुपये है। इसका मतलब टोटल खर्च कितना जा रहा है? 8 रुपये वो खर्च कर दे रहा है Y वस्तु का उपभोग करने में। अब देखिए, अब दूसरा संयोग देखिए। दूसरे संयोग में क्या कर रहा है वह? दूसरे संयोग में वह X की 1 इकाई का उपभोग कर रहा है और Y की 6 इकाई का। तो X की कीमत 2 रुपये है, तो कितना दिया X को जब भोग कर रहा है तो कितना रुपया खर्च किया? 2 रुपये। और Y की 1 इकाई का कीमत जो है 1 रुपये है, तो 6 इकाई भोग कर रहा है, तो 6 कम 6 बराबर 8 रुपये खर्च हो रहा है। अब आइए थर्ड संयोग देखिए। थर्ड में X की 2 इकाई और Y की 4 इकाई का उपभोग कर रहा है। तो X को खरीदने में कितना रुपया खर्च हुआ? 2 दूनी 4, और Y को खरीदने में कितना हुआ? 4 4 4 8। इस पर टोटल 8 रुपये उसके खर्च हो गए। अब उसके नीचे वाले में देखिए, अब चौथे में X की 3 इकाई का उपभोग कर रहा है और Y की 2 इकाई का। तो X की कीमत कितनी हुई? 3 दूनी 6, और Y की कीमत कितनी हुई? 2 6 2 8 रुपये। 8 रुपये इन दोनों के उपभोग पर खर्च हो जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है इसका 5वां संयोग देखिए। 5वें संयोग में वह X की 4 इकाई का और Y वस्तु की 0 इकाई का उपभोग कर रहा है। तो X की कीमत कितनी है? 2 रुपये प्रति यूनिट है, तो 4 दूनी 8।
8 पे उसका टोटल खर्च हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप उपभोक्ता के पास 8 रुपये हैं और वह जो है एक्स वस्तु और वाई वस्तु के उपभोग पर वह खर्च कर रहा है, तो ये विभिन्न संयोग उसको प्राप्त हो रहे हैं। कहीं पर वह एक्स की 1 इकाई का उपभोग कर रहा है तो कहीं पर वाई वस्तु की 6 इकाई का, कहीं पर एक्स की 2 इकाई का तो वाई वस्तु की 4 इकाई का, कहीं पर एक्स की 3 इकाई का तो वाई वस्तु की 2 इकाई का, कहीं पर एक्स की 4 इकाई का तो वाई वस्तु की 0 इकाई का उपभोग कर रहा है। तो हमने इसकी परिभाषा में यही परिभाषा हमने पढ़ी है। परिभाषा को मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। हमने यही परिभाषा पढ़ी है कि कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है, वस्तुओं के उन संयोगों मतलब एक्स वाई के विभिन्न संयोगों को जिन्हें सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीदा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता के पास 8 रुपये थे, वह इस 8 रुपये को वह जो है एक्स वाई पर वह जो है खर्च करना चाहता है, और तो वह जो है क्या कर रहा है, एक्स वाई की कीमत रेखा क्या दर्शाती है, कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित कर रही है। तो एक्स वाई के विभिन्न संयोग बन रहे थे। एक्स वाई कीमत रेखा उन संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीदा जा सकता है। तो 8 रुपये वो खर्च किया एक्स और वाई के विभिन्न संयोगों पर, तो कीमत रेखा यही प्रदर्शित करती है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कीमत रेखा या बजट रेखा का क्या अर्थ है। ओके, देखिए इस पूरी तालिका का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दी हुई आय तथा दी हुई कीमतों पर इन दोनों वस्तुओं के उपभोग की उपयुक्त 5 संभावनाएं बनती हैं, या उपयुक्त 5 संभावनाएं है ना। एक संभावना ये है, 2 3 4 5 संभावनाएं बनती हैं इसके उपभोग की। कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता जो है अपनी आय को खर्च करके जो है 8 रुपये खर्च करके वाई वस्तु की 8 इकाई का उपभोग कर सकता है, या एक्स वस्तु की 4 इकाई का उपभोग कर सकता है, या वह जो है एक्स की 1 इकाई का उपभोग करे और वाई की 4 इकाई का, एक्स की 2 इकाई का उपभोग करे और वाई की 4 इकाई का, सारी ऊपर वाली 6 है, एक्स की 3 इकाई का उपभोग करे और वाई वस्तु की 2 इकाई का। तो ये 5 संभावनाएं बन सकती हैं उसके उपभोग की 8 रुपये को जब वह व्यय करता है एक्स और वाई एक्स और वाई पर। अब देखिए अगर हम इस तालिका को, ये जो तालिका के जो विभिन्न संयोग हैं, एक ग्राफ पेपर पर अंकित करके जो है उपभोग संभावना रेखा या कीमत रेखा को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए फिगर देखिए, इसमें देखिए पीएल ये है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन है। प्राइस लाइन मतलब ये कीमत रेखा है। अब यहाँ पर जो बिंदु P है केवल Y वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ पर जो बिंदु L है केवल X वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। इनके अतिरिक्त चित्र में जो है PL रेखा पर जो भी बिंदु होगा, देखिए यहाँ बिंदु A है, B है, E है, C है और L है। तो जो भी बिंदु होगा वह X और Y का एक ऐसा संयोग बनाएगा जो दी हुई आय व कीमतों पर प्राप्त किया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि PL रेखा पर जो भी बिंदु हैं, है ना, बिंदु A है, B है, E है, C है, L है, तो जो भी बिंदु हैं वह X और Y का एक ऐसा संयोग बनाएंगे जो दी हुई आय व कीमतों पर प्राप्त किया जा सकता है। यह बिंदु जो है P, A, B, C और L के अतिरिक्त भी हो सकता है। इस प्रकार इस रेखा पर पड़ने वाला कोई भी बिंदु दी हुई परिस्थितियों में उपभोक्ता को प्राप्त है। इसमें कोई भी बिंदु जो इस रेखा से नीचे बनेगा, जैसे D है, कह रहा है कि कोई भी बिंदु जो इस रेखा से नीचे बनेगा वह कम व्यय को प्रकट करेगा, ये कम व्यय को प्रकट कर रहा है। तथा जो बिंदु इस रेखा से ऊपर होगा, जैसे E है, कह रहा है जो बिंदु इस रेखा से ऊपर होगा वह अधिक खर्च को दिखाएगा। ये जो है अधिक खर्च को दिखाएगा, ये अधिक खर्च को दिखाएगा और ये कम खर्च को दिखाएगा।
अब देखिए इस कीमत रेखा से नीचे जो है जो बिंदु है डी, तो ये कम खर्च को दिखा रहा है। कैसे कैसे कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की 4 इकाई उपभोग की जा रही है, और यहाँ पर x की 1 इकाई, यहाँ पर y की 4 है और यहाँ पर x की 1 इकाई का उपभोग किया जा रहा है। तो टोटल कितना खर्च हुआ? तो टोटल जो है x की कीमत कितनी थी? 2 रुपये प्रति यूनिट थी। तो x की 1 इकाई का उपभोग किया जा रहा है, इसका मतलब 2 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। और y की कीमत कितनी थी? 1 रुपये प्रति यूनिट थी, तो यहाँ पर 4 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तो कितना हो रहा है? 4 दूँ 6, जबकि उपभोक्ता के पास कितना है? 8 रुपये है, उसे 8 रुपये खर्च करना है। तो यही करा है कि ये जो कीमत रेखा के जो नीचे बिंदु पर जो स्थित होगा, तो वह जो है कम खर्च को प्रदर्शित करेगा, और जो कीमत रेखा के ऊपर है जैसे ई है, तो यह अधिक खर्च को प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा ये देखते हैं। अब जैसे ई बिंदु पर देखिए, ये ई बिंदु है, ई बिंदु पर y की कितनी इकाई खर्च हो रही है? y की 4 इकाई खर्च हो रही है, और इस ई बिंदु पर जो है x की कितनी इकाई खर्च हो रही है? x की 3 इकाई खर्च हो रही है। कितनी? 3 इकाई। जबकि x की जो है 3 इकाई खर्च हो रही है, और y की कीमत कितनी है? 1 रुपये, इसका मतलब 4 रुपये खर्च हो रहे हैं। और यहाँ पर ऐसी कीमत 2 रुपये है, तो 3 दूनी 6 रुपये खर्च हो रहे हैं। टोटल कितना है? 6 4 10। जबकि उपभोक्ता के पास कितने रुपये? 8 रुपये हैं। तो अब मैंने जो बात यहीं पर कही कि यदि प्राइस लाइन से ऊपर कोई बिंदु है तो वह अधिक खर्च को दिखाएगा। यहाँ 8 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहा है, 10 रुपये खर्च हो रहा है। जबकि प्राइस लाइन से नीचे कोई बिंदु है जैसे डी है, तो यह कम खर्च को दिखाएगा। और डी पर कितना खर्च हो रहा था? 6 रुपये खर्च हो रहा था। देखिए यह रेखा है, यह दी हुई आय व कीमतों पर उपभोग की विभिन्न संभावनाओं को प्रकट करने के कारण उपभोग संभावना रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? उपभोग संभावना रेखा कहलाती है। चूँकि इस रेखा से उस आय का भी पता चलता है जो कि उपभोक्ता इन वस्तुओं पर खर्च करने को तत्पर है। इस रेखा से जो है उस आय का भी पता चलता है जो कि उपभोक्ता इन वस्तुओं पर खर्च करने को तत्पर है, इसलिए इसे आय रेखा भी कहा जाता है। इसलिए इसे जो है आय रेखा भी कहा जाता है। और इस रेखा का जो ढाल है, यह दोनों वस्तुओं की आपसी कीमत अनुपात को प्रकट करता है। एक्स और वाई की कीमत अनुपात को प्रकट करता है, इसलिए इसे कीमत रेखा भी कहा जाता है। अब आपको जो है कीमत रेखा या बजट रेखा की परिभाषा पूर्णतः स्पष्ट हो गई होगी। मैंने क्या बताया था कि कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीदा जा सकता है। मैं फिर से इस बार परिभाषा को आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने यही बताया था आपको, कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीदा जा सकता है। अब आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, ये कीमत रेखा या जो बजट रेखा होती है वो अपने स्थान से खिसकती भी है। यह 3 कारणों से खिसकती है। ये तीनों कारण हैं, नीचे दिए गए हैं। ये इसके तीनों कारण जो है ये नीचे दिए गए हैं। पहला है कि आय में परिवर्तन के कारण, यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जा रहा है तो जो कीमत रेखा है, जो प्राइस लाइन है या जो बजट रेखा है, वो अपने स्थान से खिसक जाती है। दूसरा क्या है? दूसरा कारण है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन। यदि 2 वस्तुएं हैं, एक्स और वाई है, तो किसी एक वस्तु की यदि कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कम या अधिक हो रहा है, तो भी यह कीमत रेखा या बजट रेखा जो है अपने स्थान से खिसक जाती है। और थर्ड कारण है वो है कि दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन। अर्थात जो एक्स और वाई वस्तु की कीमत है वह जो दोनों इंटरचेंज हो जाए, एक्स की कीमत वाई की हो जाए और वाई की एक्स की कीमत हो जाए। तो आइए हम इसको मानचित्र के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 प्राइस लाइन है। एक प्राइस लाइन ये है, ये जो प्रारंभिक प्राइस लाइन है, ये प्रारंभिक प्राइस लाइन है।
और यह खिसक करके यहाँ पहुँच जा रही है, ये दूसरी प्राइस लाइन खिसक जा रही है और यह खिसक रही है आय में परिवर्तन के कारण। अब कैसे आय में परिवर्तित हो रही है, आइए हम इसको समझते हैं, इस पूरे चित्र को समझते हैं। देखिए, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है। जो उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है। क्रय शक्ति मतलब कि वह अपनी आय से अब और जो जितना पहले खरीदता था उससे अधिक वस्तुओं को वह खरीद सकता है, क्रय कर सकता है। और जब उपभोक्ता की आय कम होती है तब इसके विपरीत कार्य होता है, अर्थात तो उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। इस चित्र में पुरानी कीमत रेखा, ये है ना, ये पी और एल, यहाँ देखिए ये पी और एल है ना, ये पुरानी कीमत रेखा, ये पुरानी कीमत रेखा है। और इसी के साथ जो है एक नई कीमत रेखा बनाई गई है। वो कीमत रेखा क्या है, P1 और L1 है ना, यहाँ P1 और L1 है। उपभोक्ता की जो पूर्व आय थी वह 8 रुपये थी, तो वह जो है जब उसकी आय 8 रुपये थी तो उसका ये देखिए, तो ये कीमत रेखा जो है 8Y से लेकर 4X तक फैला हुआ है। अब जो है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसकी आय जो है 8 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गई, जो 10Y से लेकर 5X तक फैली हुई है। अब देखिए, ये जो कीमत अनुपात है X का और इधर Y वस्तु का जो कीमत अनुपात वो बराबर है, इसीलिए यह जो कीमत रेखा है जो P1 L1 है वह जो है P और L के समानांतर है। समानांतर का मतलब तो समझ रहे होंगे। यह जो P1 और L1 जो है कीमत रेखा, नई कीमत रेखा है, वह पुरानी कीमत रेखा P और L के समानांतर है। क्योंकि Y वस्तु और X वस्तु का जो कीमत का अनुपात है वह सेम है। देखिए, चित्र से यह भी स्पष्ट है कि यदि उपभोक्ता Y वस्तु की पूर्ववत इकाइयां अवश्य प्राप्त करना चाहता है तो वह पहली कीमत रेखा के A बिंदु पर होकर, ये A बिंदु है, पहली कीमत रेखा के A बिंदु पर होकर X वस्तु की 2 इकाइयां ग्रहण कर पाता है। X वस्तु कितनी इकाइयां ग्रहण कर पा रहा है, 2। देखिए ना, जो है जो पहली कीमत रेखा है वहाँ पर Y वस्तु की 4 इकाई और X वस्तु की 2 इकाई का उपभोग कर रहा है। अब जो है उसकी आय बढ़ जाती है तो वह जो है Y वस्तु की पूर्ववत इकाई का उपभोग करना चाहेगा। अब 10 रुपया आय बढ़ जाने पर वह जो है जो Y वस्तु की 4 इकाई का उपभोग कर रहा है तो उसका कितना रुपया खर्च हो रहा है, 4 रुपये खर्च हो रहा है। और उसके पास बचा कितना पैसा, 6 रुपये बचा। तो वह जो है X की एक पहले 2 इकाई का उपभोग कर रहा था, अब जो है जब आय उसकी बढ़ गई 10 पे हो गई तो वह 1 इकाई का उपभोग और कर पाएगा, अर्थात तो वह टोटल 3 इकाई का उपभोग करेगा। तो X की कीमत कितनी है, 2 रुपये, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 4 और प्लस 6 बराबर हो गया 10 रुपये हो गया। तब यहाँ पर जब X की 1 इकाई बढ़ जाएगी तब यहाँ पर उपभोक्ता का संतोष बढ़ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो PL प्रथम ये प्राथमिक कीमत रेखा थी, जब उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उसी के समानांतर जो है एक यह जो थी कीमत रेखा वो खिसक जाती, उसी के समानांतर जो है P1 और L1 कीमत रेखा बन जाती है। और समानांतर ही क्यों बनती है, क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात है वह समान होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा, मैंने बताया था कि कीमत रेखा खिसकती है, क्यों खिसकती है, जब आय में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है तो कैसे खिसकती है, इस बात को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम कीमत रेखा के खिसकने के दूसरे कारण का अध्ययन करते हैं। पहला कारण था आय में परिवर्तन के कारण, आय में जो परिवर्तन हो रहा था उसके कारण खिसक रही थी। अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरा है हम लोग उसको स्टडी करेंगे। दूसरा क्या है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण भी कीमत रेखा जो है अपने स्थान से खिसकती है। अब आइए समझते हैं कैसे।
देखिए यहाँ पर जो है एक फिगर है, इस पर y वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर x वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर जो है ये जो PL रेखा है, यहाँ पर जो PL रेखा है, देखिए ये जो PL रेखा है ये प्रारंभिक कीमत रेखा है। अब यह खिसक करके P1 L1 हो जा रही है, ठीक है। और यह क्यों हो रही है? एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण हो रही है। अब कैसे हो रही है, आइए हम इसको समझते हैं। यदि उपभोक्ता की आय तो पहले के बराबर रहे, पर दोनों में से किसी एक वस्तु की कीमत घटे या बढ़े तो भी कीमत रेखा बदल जाएगी। जिस वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है वहाँ की कीमत रेखा का सिरा तो वही रहेगा, लेकिन दूसरा सिरा आगे या पीछे की ओर खिसकेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि उपभोक्ता के पास 8 रुपये जो है व्यय करने के लिए, उपभोक्ता के पास जो है 8 रुपया है व्यय करने के लिए। और मैंने पहले बताया था कि वाई वस्तु की कीमत क्या है, 1 रुपया प्रति इकाई है। वाई वस्तु कीमत बराबर 1 रुपया है और एक्स वस्तु कीमत जो है 2 रुपया है। लेकिन अब जो है वाई वस्तु की कीमत घट करके हो जाती है 1 रुपया। अब यहाँ पर देखिए दोनों वाई वस्तु की कीमत जो है 1 रुपये थी, एक्स वस्तु की 2 रुपये थी। एक्स वस्तु की कीमत जो है 2 रुपये थी, लेकिन अब यह घट कर कितना हो गई? अब यह घट करके 1 रुपये हो गई। अर्थात वाई वस्तु की कीमत भी 1 रुपये होगी और एक्स वस्तु की कीमत भी 1 रुपये हो गई। तो पुरानी कीमत रेखा जब वाई वस्तु कीमत 1 रुपये प्रति यूनिट थी और एक्स वस्तु कीमत 2 रुपये प्रति यूनिट थी, तो ये पुरानी कीमत रेखा है, जिसका विस्तार कहाँ से है? जिसका 8y से विस्तार लेकर के 4x तक है। कहाँ तक है? 8y से 4x तक है। मतलब इस 8 रुपये में पुरानी कीमत पर y की 8 इकाई और x की 4 इकाई को खरीदा जा सकता है। अब x वस्तु की कीमत कम हो गई। x वस्तु की पहले कीमत कितनी थी? 2 रुपये प्रति यूनिट थी। अब क्या हो गई? कम हो गई वह 1 रुपये प्रति यूनिट हो गई। तो एक नई कीमत रेखा PL1 हो गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पे L1 है, तो एक नई कीमत रेखा PL1 हो गई, जिसका विस्तार कहाँ से है? जिसका विस्तार ये 8y से, यहाँ पर 8y से लेकर जो है 8x तक है। जिसका विस्तार 8y से लेकर 8x तक है। इसका कहने का मतलब है कि y की 8 इकाई खरीदी जा सकती है और x की भी 8 इकाई खरीदी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए y वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इधर y वस्तु है, इसलिए इसका सिरा वहीं पर है, जबकि इधर x वस्तु की मात्रा को दर्शाया जा रहा है। तो x वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जो है यह जो कीमत रेखा है इधर इस तरफ भाग रही है, मतलब इसका सिरा जो है दूर जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और नोटिसेबल है, यहाँ पर ये जो नई कीमत रेखा है PL1 है, यह जो है जो पुरानी कीमत रेखा है PL इसके समानांतर नहीं है। समानांतर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि x और y वस्तु के अनुपात में x और y वस्तु की कीमत अनुपात में परिवर्तन हो जा रहा है। जबकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, जो प्रीवियस चित्र था उसमें पुरानी कीमत रेखा और नई कीमत रेखा एक दूसरे के समानांतर थी। क्यों समानांतर थी? अभी मैं दिखा रहा हूँ उसको। ये रेखा देखिए, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। क्यों समानांतर? क्योंकि यहाँ पर वस्तु जो x वस्तु है और y वस्तु है उसकी कीमतों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो है x और y वस्तु की कीमत अनुपात परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यह जो है पुरानी कीमत रेखा और जो नई कीमत रेखा है वह पुरानी कीमत रेखा के समानांतर नहीं है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके थर्ड कारण को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 कारण मैंने बता दिए। एक था आय में परिवर्तन कारण, दूसरा था एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन कारण कीमत रेखा खिसकती है, और थर्ड है कि दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन से, दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी परिवर्तन से। तो आइए अब हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए यह जो है ये दर्शा रहा है दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी दिशा में परिवर्तन को।
देखिए यह जो फिगर दिया गया है दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी दिशा में परिवर्तन, ये इसको दर्शा रहा है कि वस्तुओं में जो है कीमत रेखा में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है। देखिए यदि दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी दिशा में परिवर्तन हो तो प्रारंभिक व नई कीमत रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली बनेगी। देखिए यहाँ पर काट रही ना, ये प्रारंभिक कीमत रेखा है और ये नई कीमत रेखा है, ये दोनों जो है एक दूसरे को काट रही हैं। क्यों काट रही हैं, क्योंकि दोनों वस्तुओं जो x वस्तु है और जो x वस्तु है और जो y वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। देखिए यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय 8 रुपये है, ठीक है, और x वस्तु की कीमत कितना है, x वस्तु की 2 रुपये है और y वस्तु की 1 रुपये है, तो जो प्रारंभिक कीमत रेखा बनेगी वह जो है 8y से लेकर 4x तक बनेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो है y की जो है 8 इकाई खरीद सकता है अपने उस 8 रुपये से, और x की वह जो है 4 इकाई खरीद सकता है, क्योंकि 4 दूनी 8 होगा। लेकिन आय के वही रहने पर उन वस्तुओं की कीमतें उलट जाए, अर्थात x की कीमत 1 रुपये हो जाए, x की पहले 2 थी तो वह 1 रुपये हो जाए, और y की कीमत जो 1 रुपये थी वह 2 रुपये हो जाए। यही ना, मैंने ये हेडिंग यही है, दोनों वस्तुओं की कीमतों में विरोधी दिशा में परिवर्तन। पहले x की कीमत 2 रुपये थी और y की 1 रुपया, उलट गई, x की 1 रुपये हो गई और y की 2 रुपये हो गई। तो जो नई कीमत रेखा होगी वो देखिए 4y से 8x तक बनेगी। कहाँ तक, 4y से प्लस नहीं रहेगा, 4y से 8x तक बनेगी। क्यों बने, क्योंकि y की कीमत कितनी है 2 रुपये, तो 4y अर्थात 4 दूनी 8 रुपये, 8 रुपये खर्च करेगा तो y की 4 इकाई ले सकता है, और x की कीमत कितनी रह गई, x की कीमत जो है 1 रुपये रह गई, तो x की 8 रुपये से x की कितनी इकाई खरीद सकता है, x की 8 इकाई खरीद सकता है। इसलिए इसका विस्तार जो 4y से लेकर 8x तक होगा। चित्र में जो प्रारंभिक कीमत रेखा PL है तथा नई कीमत रेखा जो P1 और L1 है, यह एक दूसरे को काट रही है, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर काट रही है। इस प्रकार कीमत रेखाओं की स्थिति प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार कीमत रेखाओं की जो ये स्थिति है वह प्रतिस्थापन प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो कीमत रेखा है या जो बजट रेखा है वह उसके खिसकने के क्या कारण हैं। अब ये तीनों कारण आपको स्पष्ट हो गए होंगे। कीमत रेखा क्यों खिसकती है, जब आय में परिवर्तन होता है तब, जब एक वस्तु कीमत में परिवर्तन है तब, और दोनों वस्तुओं की कीमतों में जब विरोधी परिवर्तन होता है तब। और कीमत रेखा या बजट रेखा की परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। तो कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीदा जा सकता है। तो अब ये टॉपिक पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।